हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके चैप्टर के नाम में घुसते हैं द मतलब लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इसमें मेनली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला फंक्शन होता है ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो दुनिया का, वो सबसे पहले ग्रोथ करना चाहेगा। तो इसका क्या क्या फीचर है देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हो वो ग्रो करेगा। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मास कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे मान के कोई भी बच्चा 4-5 महीने का रहता है, वही बच्चा का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, 1-2 साल का होता है, तब उसके मास में इंक्रीमेंट होता है। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मान के अगर स्टार्टिंग में 1 या 2 अगर पृथ्वी पर इंसान, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ, उससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। उसके बाद देखा जाए प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनिट। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ग्रोथ इनडेफिनिट या इनडिटर्मिनेंट होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होती है उनमें सेकेंडरी मेरिस्टम पाया जाता है, जो उनको इंडिफिनिट ग्रोथ के लिए केपेबल बनाता है। उसके बाद होता है एनिमल ग्रोथ सीन अप टू अ सर्टेन एज। जो एनिमल्स में ग्रोथ है ना, कुछ ही एज तक ले होता है, उसके बाद सेनेसेंस फेज आ जाता है, यानी डिक्लाइन फेज आता है। यानी जो टीलोमेरेज सीक्वेंस होता है सेल डिवीजन के समय, वह टीलोमेरेज सीक्वेंस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। इसी कारण से एनिमल्स में जो ग्रोथ है ना, वह अप टू अ लिमिट ही होता है। उसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते हैं, यानी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बारे में आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। उसी का यह डिफिनीशन है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, वह सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही अपना ग्रोथ करता है। उसके बाद है नॉन लिविंग माउंटेन्स बिल्डर्स सैंड माउंट्स डू ग्रो, यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। यानी कि जैसे मान गए माउंटेन्स होगा, उस पर एक्रीशन ऑफ मैटर हुआ, एक्यूमुलेशन आउटसाइड द मैटर हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं, कोई भी सबस्टांस या मैटर, उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, लेकिन जो लिविंग मैटर होते हैं उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद देखें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को केपेबल स्टेबल करने में होता है। उसके बाद देखा जाए इसका फीचर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकती है और अपने संतति को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, अमीबा हो या यूनिसेलुलर एल्गी हो, उनमें रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विथ ग्रोथ यानी कि पर्यायवाची होती है। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं तो दोनों में म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, यानी कि वो अगर ग्रोथ करते हैं तो उस समय रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देखा जाए देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे स्टेराइल मेल्स, स्टेराइल वर्कर, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हो गया जो हिन्नी और भी हो गया, जैसे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया जो इनफर्टिलिटी के कारण होता है। उसके बाद स्टेराइल वर्कर बीज, यानी कि जो रानी मधुमक्खी होता है, फीमेल क्वीन, क्वीन होता है, उसमें जो स्टेराइल होता है वर्कर, वह भी इनफर्टाइल होता है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है लिविंग होते हुए भी। उसके बाद देखा जाए हेंस रिप्रोडक्शन एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले इसमें बताया गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बताया गया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जो रिप्रोडक्शन है ना, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है,
या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर का अर्थ होता है कि वह केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही वैलिड हो। तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म होता है द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं उस सबको मेटाबॉलिज्म में कंसिडर करते हैं। मेटाबॉलिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट का बनना, जैसे फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जैसे वाटर, CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कैटाबॉलिज्म होता है जैसे आपका रिस्पायरेशन हो गया, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इससे एनर्जी बनता है और वाटर बनता है। एक प्रकार का यह कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। उसके बाद देखा जाए ऑल प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब एंड एनिमल्स डू मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब हो गए यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब मेटाबॉलिज्म करते हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए इनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी अगर आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, आप उसको ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में। केवल आपको एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा और सेम मीडियम प्रोवाइड करना होगा। आउटसाइड बॉडी अगर कोई भी चीज़ हो या कोई भी रिएक्शन हो उसे इन विट्रो कहा जाता है। अगर बॉडी के अंदर होता है तो उसे इन विवो कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड अ सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर, यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है तो उसे डिफाइनिंग फीचर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल से बना हुआ है तो वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद देखा जाए कॉन्शियसनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आसपास के एनवायरनमेंट में अगर गर्मी का मौसम आया तो उसको रिस्पॉन्ड किया, ठंड का मौसम आया उसको रिस्पॉन्ड किया, बरसात का मौसम आया तो उसको रिस्पॉन्ड किया। इसी को कॉन्शियसनेस कहती है, यानी कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी घटना घट रहा है उसको रिस्पॉन्ड करते उसी को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो कॉन्शियसनेस एक प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर यही सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पूछा जाए तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ना, यह केवल ह्यूमन बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, या लिविंग में नहीं पाया जाता है। अब इसी में लिखा गया पेशेंट लाइंग इन कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो अगर कॉन्शियसनेस के बेसिस पे देखा जाए तो अगर पेशेंट जो कोमा में लाया गया है, कोमा में है, तो वह नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेसिस पे देखा जाए और अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जाए तो इसको लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो इसमें मेनली ग्रोथ जो होता है यह लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ओनली मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यही सभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं।